हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस विद सेशन। तो फ्रेंड्स, आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर 8 के एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस को, एज वेल एज इसके साथ हम लोग देखेंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को भी। ठीक है, इससे पहले हमने चैप्टर 8 जो कि हेरिडिटी है, इसको हम लोगों ने वन शॉट में कंप्लीट किया था। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं, या फिर आप एक प्लेलिस्ट है क्लास 10th साइंस के नाम से, तो वहां से आप इस हेरिडिटी को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का ये सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, देन एक्सरसाइज क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 129 का, न्यू बुक से, है ना। इफ अ ट्रेट ए एग्जिस्ट इन 10% ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ एन असेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज एंड अ ट्रेट बी एग्जिस्ट इन 60% ऑफ द सेम पॉपुलेशन, विच ट्रेट इज लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर कोई ट्रेट ए है वो 10% ऑफ पॉपुलेशन में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, एंड ट्रेट बी है वो 60% ऑफ पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करता है, तो इन दोनों में से, है ना, क्या कह रहा है यहाँ पे कि ट्रेट ए जो है वो 10% ऑफ पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करता है, एंड ट्रेट बी जो है वो 60% ऑफ पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करता है। तो इन दोनों ट्रेट में से कौन पहले अराइज हुआ है, कौन पहले से चला आ रहा है, ये आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमने क्या देखा था भाई कि जब हेरिडिटी होती है यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वेरिएशंस क्रिएट होते हैं, राइट। और वेरिएशंस की वजह से क्या होता है, हमें डिफरेंट ट्रेड्स देखने को मिलते हैं, है ना, वैरायटीज ऑफ ट्रेड्स देखने को मिलते हैं। इसी वेरिएशंस की वजह से क्या होता है, प्रोजेनी में डिफरेंट ट्रेड्स हमें देखने को मिलते हैं। तो जो वेरिएशन पहले क्रिएट होता है उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, राइट। तो यहाँ पे पॉपुलेशन किसकी ज़्यादा है, ट्रेट बी की ज़्यादा है ना। अब जैसे कि हम एक एग्जाम्पल से इसे हम समझ लेते हैं। अब जैसे कि कोई एक कैरेक्टर, कोई एक बैक्टीरिया हम मान लेते हैं कि ये ले लेते हैं। ठीक है, ये कोई एक बैक्टीरिया है, इसकी जो आईज है, इसकी आई का कलर हम मान लेते हैं कि ब्लू आई है। ठीक है, ब्लू आई है। अब इसने डिवाइड करा तो ये जो ब्लू आई है वो इसमें तो इनहेरिट होगी ही। ठीक है, ब्लू आई तो है ही, दोनों की ब्लू आई होगी, पेरेंट से इनहेरिट हुई। लेकिन इसमें एक नया कैरेक्टर आ गया, दैट इज ब्लैक हेड मान लेते हैं हम, है ना। सपोज करने के लिए मैंने मान लिया कि इसमें एक वेरिएशन आ गया ब्लैक हेड। ठीक है, इसमें एक न्यू वेरिएशन आ गया, मान लेते हैं हम कि इसका जो हैंड है ना, मान लेते हैं कि इसका जो टेल है वो मान लेते हैं कि ग्रीन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद फिर ये फर्दर जो डिवाइड करेगा तो ये जो ब्लू आई है वो भी इसमें कैरी हो गई और ब्लैक हेड दोनों कैरी होगा, प्लस एक न्यू कैरेक्टर इसमें आ जाता है, मान लेते हैं कि कोई रेड कलर का इसकी जो आई है वो रेड कलर की हो जाती, इसका जो बेली है ना, ये वाला पोर्शन, बॉडी जो है वो रेड हो जाती है, हम मान लेते हैं। तो आपने देखा कि ये ब्लू आई वाला कैरेक्टर कितनी पॉपुलेशन में है, कितने इंडिविजुअल में देखने को मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी है ना, इसमें भी ब्लू आई है और इसमें भी, यानी कि 4 इंडिविजुअल में हमें ब्लू आई देखने को मिल रही है। लेकिन ये जो रेड बॉडी है वो सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल में हमें देखने को मिल रहा है। तो ब्लू आई पहले से चला आ रहा है, इसलिए इसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है। रेड बॉडी बाद में स्टार्ट हुआ ये वेरिएशन, तो इसकी पॉपुलेशन कम है। बस यही यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा आपको उसको टिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ट्रेट बी। ठीक है, so trait B that exists in 60% of the same population has arisen earlier because this trait has already existing and inherited in a large percentage of the population as compared to trait A। बस ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। How does the creation of variations in a species promote survival? वेरिएशन किस तरह से सर्वाइवल को प्रोमोट करता है, ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो देखो, वेरिएशन से क्या होता है फ्रेंड्स, वेरिएशन से हमें डिफरेंट ट्रेड्स देखने को मिलते हैं, और जब डिफरेंट ट्रेड्स आएगा किसी भी ऑर्गेनिजम्स में, है ना, किसी भी ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट ट्रेड्स अगर आते हैं तो इससे क्या होता है कि उसको वो मोर टॉलरेबल हो जाते हैं, है ना। यानी कि इन्वायरमेंट जो हमारा चेंज होता रहता है डिफरेंट कंडीशंस की वजह से, डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से जो इन्वायरमेंट में चेंजिंग आती रहती है, उस चेंजेस को झेलने
की कैपेसिटी ऑर्गेनिजम्स में आ जाती है इस वेरिएशंस की वजह से, है ना। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था कि किसी पॉन्ड में बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं, है ना, 2 बैक्टीरिया रहते हैं। अब इस पॉन्ड का टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इन बैक्टीरिया की आदत है 20 डिग्री सेल्सियस में सर्वाइव करने की। अब इसने जब रिप्रोड्यूस करा तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया हो गए जो कि 40 डिग्री सेल्सियस पे भी सर्वाइव कर पाने की कैपेसिटी रखते हैं। अब कभी अचानक से क्या होता है कि इस पॉन्ड का जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है, 20 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो ये सारे के सारे बैक्टीरिया तो मर जाएंगे ना, लेकिन जो जिंदा रहेगा वो कौन रहेगा? जिसने वेरिएशन को एक्सेप्ट किया है, राइट, जिसमें न्यू ट्रेट देखने को मिला है वही तो एक्सेप्ट करेगा, वही तो सर्वाइव करेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि वेरिएशंस जो है वो किस तरह से सर्वाइवल को प्रमोट करता है, ठीक है। इसी चीज़ को हमें यहाँ पे मेंशन कर देना है कि वेरिएशन जो है वो डिफरेंट ट्रेट्स को के साथ ऑर्गेनिजम्स को मोर टॉलरेबल बनाने में हेल्प करता है। ये एडेप्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है टू इट्स चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस। दिस इज हाउ द क्रिएशन ऑफ वेरिएशंस इन ए स्पीसीज प्रोमोट सर्वाइवल। ओके, तो ये 2 क्वेश्चन थे और उसके बाद फिर पेज नंबर 133 में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स में बी डोमिनेंट और रिसेसिव? ट्रेट्स डोमिनेंट या रिसेसिव हो सकते हैं, ये मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट से कैसे पता चलता है? मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में इसे कैसे प्रूव किया है, ये पूछा जा रहा है। तो आप बता सकते हैं कि ये कौन से लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है? हमें मेंडल के किस लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से ये बात पता चलती है कि ट्रेट्स या तो डोमिनेंट होते हैं या तो रिसेसिव होते हैं? दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, राइट। दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। तो इसमें इन्होंने क्या करा था, इन्होंने 2 टाइप के पी प्लांट लिए थे और मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था, राइट। आपको पता होना चाहिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से 2 लॉ मिले थे, जिसमें से फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है भाई, सिंगल कैरेक्टर को लेकर के स्टडी की जाती है, सिंगल ट्रेट को लेकर के क्रॉस कराया जाता है। दिस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस, है ना। तो उन्होंने इसके लिए क्या सेलेक्ट करा था, इन्होंने इसके लिए 2 टाइप के प्लांट लिए थे। एक लिया था प्योर टॉल प्लांट और दूसरा लिया था शॉर्ट प्लांट। इस दोनों में इन्होंने क्रॉस कराया था। प्योर टॉल दैट इज टी एंड ड्वार्फ यानी कि शॉर्ट स्मॉल टी, ठीक है। अब इस दोनों में जब इन्होंने क्रॉस कराया तो F1 जनरेशन में ये क्या देखते हैं, सबसे पहले तो इसका गैमेट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब F1 प्रोजेनी जो मिलेगी तो उसमें ये देखते हैं कि एक ही तरह का प्लांट मिलते हैं, दैट इज टॉल। और ये कैसा टॉल है, क्या ये बिल्कुल इसके सिमिलर है? तो ये यहाँ पे बिल्कुल सिमिलर नहीं है, ये यहाँ पे हाइब्रिड टॉल प्राप्त होता है, ठीक है। अब उसके बाद इन्होंने यहाँ पे क्या देखा कि 2 तरह के प्लांट हमने लिए थे, एक टॉल लिया था, एक शॉर्ट लिया था, लेकिन हमें क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ टॉल प्लांट ही मिलते हैं। तो यहाँ से इन्होंने ये किया, ये कंसेप्ट निकाला कि हो सकता है कि टॉल जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है। इसके बाद फिर फर्दर जब ये F2 जनरेशन करते हैं तो इसमें 2 तरह के प्लांट इनको देखने को मिलते हैं, है ना। 75% जो है वो टॉल प्लांट मिलता है और 25% हमें शॉर्ट प्लांट भी देखने को मिलता है। तो F2 जनरेशन की प्रोजेनी से इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि डोमिनेंट ट्रेट के साथ साथ एक और ट्रेट इसमें मौजूद है, दैट इज कॉल्ड रिसेसिव ट्रेट। तो यहाँ से इस तरह से इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये शो किया कि ट्रेट्स डोमिनेंट भी हो सकते हैं और रिसेसिव भी हो सकते हैं। तो आपको ये स्ट्रक्चर जो है, ये फ्लो चार्ट भी आपको बनाना है और साथ में ये थ्योरी भी लिखनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट तो मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपको इसके साथ मेंशन करना है, ठीक है। ये आप लिखोगे और उसके बाद यहाँ पे आपको साइड में बनाना भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली? अब ये क्वेश्चन आपको मेंडल्स के सेकंड लॉ से थर्ड लॉ, इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसको दिखाने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है एक्चुअली, है ना। तो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमें किस क्रॉस से मिलता है, दैट इज डाई हाइब्रिड क्रॉस, राइट।
तो यहाँ पे हमें क्या दिखाना है, यहाँ पे हमें डाई हाइब्रिड क्रॉस दे करके बता करके एक एग्जाम्पल ले लेना है डाई हाइब्रिड क्रॉस का और उसको एक्सप्लेन कर देना है विद फ्लो चार्ट। ठीक है, हमें थ्योरी भी लिखनी है और हमें थ्योरी भी लिखनी है और उसके बाद उसका फ्लो चार्ट भी हमें दिखा देना है। ठीक है, तो इसके लिए मेंडल्स ने क्या करा था, 2 टाइप के प्लांट्स लिए थे और डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, 2 ट्रेड्स लिए जाते हैं, 2 ट्रेड्स को एक साथ क्रॉस कराया जाता है, 2 ट्रेड्स को लेकर के। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया था, 2 टाइप के ट्रेड्स लिए थे, राउंड सीड विद येलो कलर। एक ट्रेड इन्होंने ये लिया था राउंड सीड विद येलो कलर और दूसरा इन्होंने लिया था रिंकल्ड सीड विद ग्रीन कलर। ये 2 ट्रेड लिए थे, 2 तरह के प्लांट लिए थे, एक राउंड सीड विद येलो कलर, दूसरा प्लांट लिया था रिंकल्ड ग्रीन सीड वाले प्लांट। ठीक है, अब इन दोनों को इन्होंने क्रॉस कराया था। तो जब इन्होंने क्रॉस कराया तो सबसे पहले राउंड येलो के लिए हम लिखेंगे RRYY इंटू, हम रिसेसिव के लिए स्मॉल लेटर यूज़ करते हैं। इन दोनों को क्रॉस कराएंगे तो सबसे पहले गैमेट फॉर्मेशन होता है। गैमेट कैसे बनाते हैं हम डाई हाइब्रिड क्रॉस में, जो कैरेक्टर है उसके एक अलील को हम यहाँ पे लेंगे R, फिर दूसरे कैरेक्टर के एक अलील को हम यहाँ पे लेंगे, ये बन गया आपका गैमेट। इसी तरह से इसमें भी एक अलील आएगा, फिर दूसरे कैरेक्टर का एक अलील आएगा, ये इस तरह से बन गया। अब इस दोनों के बीच क्रॉस होगा तो हमें F1 प्रोजेनी मिलेगी, है ना, F1 प्रोजेनी मिलेगी। तो F1 प्रोजेनी हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, पहले एक कैरेक्टर के दोनों अलील्स को यहाँ पे हम मेंशन करेंगे, R, कैपिटल R स्मॉल r, उसके बाद फिर कैपिटल Y स्मॉल y। तो ये F1 प्रोजेनी में हमें मिलता है राउंड येलो, है ना। हम इसका फिनोटाइप कैसे लिखते हैं, जो अगर यहाँ पे R और R है ना, तो हमें पता है कि अगर 2 अलील्स में एक डोमिनेंट है तो डोमिनेंट ट्रेट ही शो होता है। रिसेसिव ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए 2 एलील्स का होना ज़रूरी है ना। तो यहाँ पे एक रिसेसिव एक डोमिनेंट है तो डोमिनेंट ट्रेट एक्सप्रेस होगा, इसलिए हम इस कैरेक्टर के लिए राउंड लिखेंगे और इस कैरेक्टर के लिए येलो लिखेंगे, दोनों डोमिनेंट ट्रेट, है ना। तो राउंड येलो हमें मिला F1 प्रोजेनी से। ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने जब F2 फिर इस दोनों को की सेल्फिंग कराई, तब उन्हें क्या मिलता है, उन्हें 4 तरह के कॉम्बिनेशंस देखने को मिलते हैं। वो 4 तरह के कॉम्बिनेशंस कौन कौन से देखने को मिलते हैं, इससे 4 तरह के गैमेट्स बनते हैं RY, है ना। आपको क्या करना है, R के साथ एक बार कैपिटल Y लिख देना है और एक बार स्मॉल y लिख देना है। ठीक है, फिर इसी तरह से स्मॉल r के साथ भी कैपिटल Y और स्मॉल r के साथ स्मॉल y। इस तरह से 4 गैमेट आपको बना लेने हैं, इससे भी 4 गैमेट्स बनेंगे RY स्मॉल RY स्मॉल r स्मॉल y। ठीक है, अब इसको पनेट स्क्वायर पे शो करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं इस तरह से हमने यहाँ पे ले लिया। ओके, इस तरह से। ठीक है, अब इसके एक साइड में हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे मेल पेरेंट के गैमेट्स को RY R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। फिर यहाँ पे भी हम लिखेंगे कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल r स्मॉल y। अब हमें क्या करनी है, क्रॉसिंग करा देनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y, कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y। हमेशा आपको क्या ध्यान में रखना है कि हमेशा हम कैपिटल Y या कैपिटल R, कैपिटल लेटर को पहले लिखना है, स्मॉल लेटर को बाद में लिखना है, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि 2 कैरेक्टर अगर एक साथ हैं तो दोनों एक कैरेक्टर के अलील्स को पहले लिख लेंगे, तब दूसरे कैरेक्टर के अलील्स को लिखेंगे। ये 2 बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। ओके, अब यहाँ पे थर्ड हम लिखेंगे कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y r
कैपिटल वाई स्मॉल वाई, दोनों साइड में नज़र रखनी है और हमें लिखते जाना है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। कैपिटल आर दोनों जगह स्मॉल वाई है ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। फिर यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यहाँ पे कैपिटल वाई है, पहले कैपिटल वाई लिखेंगे फिर स्मॉल वाई, है ना। कैपिटल आर कैपिटल वाई पहले, और यहाँ पे भी कैपिटल वाई है, फिर यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई पहले स्मॉल वाई, ठीक। कैपिटल आर पहले कैपिटल वाई तब स्मॉल वाई, फिर यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल वाई, है ना। कैपिटल आर कैपिटल वाई को पहले लिखेंगे फिर स्मॉल वाई, कैपिटल आर और दोनों जगह कैपिटल वाई है, ठीक है। अब हमें इसका फिनोटाइप लिखना है। आप एग्जाम में बड़े बड़े कॉलम बनाओगे ताकि उसी में आपको क्या लिखना है, फिनोटाइप भी मेंशन करना है। अब यहाँ पे हम किस तरह से फिनोटाइप लिखेंगे, तो अगर कोई एक भी डोमिनेंट एलील है मौजूद तो सीधे आपको डोमिनेंट ट्रेट लिख देना है। यहाँ पे हमें देख लेना है कैपिटल आर कैपिटल वाई है, बस आंख बंद करके आप लिख दोगे क्या, राउंड येलो, यहाँ पे भी एक कैपिटल आर कैपिटल वाई है, ये भी राउंड येलो हो जाएगा, ये भी राउंड येलो हो जाएगा, ये भी राउंड येलो हो जाएगा, ठीक है। ये भी राउंड येलो, यहाँ पे राउंड और ये दोनों स्मॉल वाई, तो ये दूसरा ट्रेट हो गया राउंड रिंकल्ड, यहाँ पे भी राउंड येलो, यहाँ पे राउंड रिंकल्ड, ठीक है। यहाँ पे भी राउंड येलो, 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 यहाँ पे राउंड रिंकल्ड, यहाँ पे राउंड येलो, यहाँ पे राउंड, ओके। यहाँ पे और यहाँ पे गलती कर दी है मैंने, यहाँ पे स्मॉल आर है, यहाँ पे भी स्मॉल आर है, ठीक है, और यहाँ पे भी स्मॉल आर है, ये भी गलत हो गया है, ओके। यहाँ पे भी स्मॉल आर, यहाँ पे भी स्मॉल आर, ठीक है। तो अब ये आपको यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे रिंकल्ड, ये रिंकल्ड है लेकिन ये दोनों डोमिनेंट ट्रेट है यानी कि येलो, है ना। तो रिंकल्ड येलो, यहाँ पे भी रिंकल्ड येलो, यहाँ पे भी रिंकल्ड येलो, ये लास्ट वाला क्या बन जाता है, ये एक अलग कैरेक्टर है, अलग ट्रेट है, रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे हमें 4 टाइप के प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं, 4 कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिल रहा है। पहला राउंड येलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमें मिल जाते हैं राउंड येलो, ठीक है। उसके बाद फिर राउंड ग्रीन 1 2 एंड 3, है ना, 3। उसके बाद फिर रिंकल्ड येलो 3 मिल जाता है, और उसके बाद लास्ट में आपको रिंकल्ड ग्रीन मिल जाता है 1। तो ये रेशियो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इससे यहाँ पे राउंड येलो तो पेरेंट्स थे, रिंकल्ड ग्रीन भी पेरेंट्स थे, बाकी के जो 2 ट्रेट हमें देखने को मिले, बाकी के जो 2 कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, वो एक न्यू कॉम्बिनेशन देखने को मिला। इससे उन्होंने ये बात साबित करी, ये बात प्रूफ करी कि ट्रेट्स इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं। राउंड के साथ येलो और राउंड के साथ ग्रीन भी गैमेट्स बना सकते हैं, रिंकल्ड के साथ येलो भी गैमेट बना सकता है, रिंकल्ड के साथ ग्रीन भी गैमेट बना सकता है, यानी कि चारों गैमेट्स अलग अलग असॉर्ट होते हैं, है ना। इस चीज़ से इन्होंने ये शो किया, ठीक है। तो इसी को आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। मेंडल परफॉर्म्ड अ डाई हाइब्रिड क्रॉस बिटवीन प्योर पी प्लांट टू शो दैट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। उसके लिए उन्होंने क्या किया, राउंड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन सीड्स लिए और उसकी क्रॉसिंग कराई। F1 प्रोजेनी में उन्होंने देखा सारे के सारे राउंड येलो मिले, लेकिन F2 प्रोजेनी में, यहाँ पे F2 होगा, F2 प्रोजेनी में उन्होंने क्या देखा कि कुछ प्लांट जो है वो राउंड येलो है, कुछ रिंकल्ड ग्रीन है। इसके अलावा एक नए कॉम्बिनेशन, हमें 2 टाइप के नए कॉम्बिनेशंस भी देखने को मिले, उसमें से कुछ राउंड ग्रीन थे और कुछ जो है वो रिंकल्ड येलो मिले। इससे उन्होंने ये बात साबित करी कि जो राउंड सीड है, रिंकल्ड सीड है, या ग्रीन सीड और येलो सीड के जो ट्रेट हैं वो इंडिपेंडेंटली इनहेरिट होते हैं प्रोजेनी में।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको लिखना है आंसर, और उसके साथ आपको फ्लो चार्ट के थ्रू भी दिखाना है, क्योंकि एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है ना तो वो इस चीज़ को पढ़ने नहीं जाएगा, लेकिन आप जो बनाओगे उसको वो देख करके आपको मार्क्स अच्छे मार्क्स जरूर दे देगा। ठीक है, तो वो चीज़ आपको ज़रूर करनी है। ओके, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ अ मैन, यहाँ पे हाउ नहीं होगा, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। ए मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैरिज ए वुमेन विद ब्लड ग्रुप ओ एंड देयर डॉटर हैज ब्लड ग्रुप ओ। यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक मैन है यानी कि मेल, उसका ब्लड ग्रुप है ए एंड फीमेल है जिसका ब्लड ग्रुप है ओ। इस दोनों की जब क्रॉसिंग हुई तो जो प्रोजेनी हुआ उसका ब्लड ग्रुप था ओ। तो यहाँ पे बताना है कि इज दिस इंफॉर्मेशन इनफ टू टेल यू विच ऑफ द ट्रेड्स ब्लड ग्रुप ए और ओ इज डोमिनेंट। इसमें आपको बताना है कि ग्रुप ए या ओ, इस दोनों में से कौन डोमिनेंट है। क्या ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी है हमें ये बताने के लिए? तो बिल्कुल भी नहीं काफ़ी है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे जो इसके पास अलील्स है ना, हमें पता है कि हर गैमेट में दो टाइप के अलील्स प्रेजेंट होते हैं, एक फादर से आते हैं एक मदर से आते हैं। तो इसके बाद इसके पास जब तक हमें जीनोटाइप नहीं पता होगा तब तक हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा ट्रेट डोमिनेंट है और कौन सा ट्रेट रिसेसिव है ना। क्योंकि इस कंडीशन में देखो ब्लड ग्रुप एक कैसे एक्सप्रेस होता है, थोड़ा सा आप जान लो यहाँ पे कि अगर किसी के पास एक अलील ए ब्लड ग्रुप का है, ए ब्लड टाइप है, और दूसरा अलील ओ हो सकता है, तो भी उसका ब्लड ग्रुप जो है वो ए होगा। ठीक है, और अगर किसी का ब्लड दोनों ही अलील किसी में ए प्रेजेंट है तो भी ए ब्लड ग्रुप ही एक्सप्रेस होगा। तो हमें तो नहीं पता है ना इसका जीनोटाइप, ए ओ भी हो सकता है ए भी हो सकता है। इसी तरह से इस फीमेल का भी जो जीनोटाइप है वो ओ भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, और ओ ए भी हो सकता है ना, क्योंकि हमें तो नहीं पता है कि कौन डोमिनेंट है। तो इस तरह से जब तक हमें जीनोटाइप नहीं पता चलेगा हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा ट्रेट डोमिनेंट है। बस यही बात को आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है कि नो दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट एनफ टू टेल अस विच ऑफ द ट्रेट्स ब्लड ग्रुप ए और ओ इज डोमिनेंट। क्यों नहीं बता सकते हैं? दिस इज बिकॉज वी डू नॉट नो अबाउट द जीनोटाइप्स ऑफ द प्रोजेनी का जीनोटाइप क्या है ये हम नहीं जानते हैं ना। एबीओ ब्लड ग्रुप में क्या होता है कि ब्लड टाइप ए और बी जो होता है वो डोमिनेंट होता है, लेकिन ओ हमेशा रिसेसिव होता है। तो अगर मदर में ये दोनों ही ओ प्रेजेंट है तभी ये एक्सप्रेस होगा, है ना। यहाँ पे फादर का जो ब्लड ग्रुप ए है वो ए और ए ओ कुछ भी हो सकता है, मदर का भी ओ और ओ ए ओ हो सकता है ना। तो इसलिए ये इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, हम इससे नहीं बता सकते कि डोमिनेंट ट्रेट कौन सा है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स। ये क्वेश्चन पहले भी हमने कराया है, सेक्स डिटर्मिनेशन का क्वेश्चन है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इसको आप लोग बहुत अच्छे से रेडी कर लीजिएगा और ये भी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप यहाँ पे फीमेल ऑफस्प्रिंग और मेल ऑफस्प्रिंग मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो इसमें सेक्स किस तरह से डिटरमाइन होता है, हम जानते हैं कि हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं उसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स जो होता है ये ऑटोसोम होता है और 1 पेयर जो होता है इसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। और यही सेक्स क्रोमोसोम ये डिसाइड करता है कि फीमेल है या मेल है। कैसे? क्योंकि मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो एक्स और वाई होता है एंड फीमेल में जो होता है ये एक्स होता है। इसमें दोनों अलील्स एक्स होते हैं और इसमें दोनों क्रोमोसोम पेयर जो होता है वो एक्स और वाई होता है ना, डिफरेंट होता है, डिफरेंट पेयर प्रेजेंट होते हैं। अब जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो एक्स अलग वाई अलग, है ना, 2 स्पर्म गैमेट बन रहा है, 2 गैमेट बन रहा है। अब अगर ये वाला गैमेट इसके साथ फ्यूज करता है तो एक्स जाइगोट बनेगा, दैट मीन्स के जो ऑफस्प्रिंग होगा वो फीमेल होगी। और अगर वाई
कैरिंग स्पर्म अगर इस एग के साथ फ्यूज करता है तो XY जाइगोट बनता है, जाइगोट में XY क्रोमोसोम जा रहे हैं, तो उससे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, मेल हो जाएगा, XY, है ना। तो इस तरह से फीमेल में क्योंकि दोनों ही गैमेट सेम है तो क्या फ़र्क पड़ता है कि ये वाला एक्स फ्यूज हो रहा है या ये वाला एक्स फ्यूज हो रहा है, लेकिन मेल में जो दो डिफरेंट गैमेट प्रेजेंट हैं तो इसलिए मेल ही ये डिसाइड करता है कि होने वाला ऑफस्प्रिंग फीमेल होगा या मेल होगा, क्योंकि इसमें दो डिफरेंट क्रोमोसोम पेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सेक्स किस तरह से डिटरमाइन होता है, जेनेटिक इनहेरिटेंस के थ्रू, और मोस्टली मेल पेरेंट्स से ये डिसाइड होता है। तो इसी बात को आप यहाँ पे मेंशन कर देनी है और ये डायग्राम भी बनाना है। In human beings, the sex of the children is determined by what they inherit from their male parent, that is father, है ना। फीमेल पेरेंट में एक परफेक्ट पेयर होता है XX एंड मेल पेरेंट में XY होता है। सो ऑल चिल्ड्रेन, जितने भी चिल्ड्रेन हैं वो मदर से तो X क्रोमोसोम ही इनहेरिट करेंगे, लेकिन फादर से X कर सकते हैं या Y कर सकते हैं। अगर X इनहेरिट करता है तो लड़की होगी, अगर Y इनहेरिट करता है तो लड़का होगा। इस तरह से सेक्स डिटरमाइन किया जाता है। यहाँ पे आप लास्ट में लिखेंगे दिस इज हाउ सेक्स इज डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, बस 4 ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत ही इजी चैप्टर है ये। ठीक है, ज़्यादा पोर्शन तो रिमूव ही कर दिए गए, इवोल्यूशन वाला पोर्शन। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, अ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्टेड ऑफ ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट्स बियरिंग वायलेट फ्लावर्स। एक प्लांट क्या है, टॉल विद वायलेट फ्लावर, है ना। तो टॉल के लिए हम ये कैरेक्टर ले लेते हैं टॉल, और शॉर्ट के लिए हम मान लेते हैं स्मॉल टी। ठीक है, वायलेट के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं वायलेट एंड वाइट। अब वायलेट डोमिनेंट है या रिसेसिव है उस बेसिस पर हम यहाँ पे लिखेंगे, है ना। ये क्या कर रहा है, इसके साथ शॉर्ट पी प्लांट्स बियरिंग वाइट फ्लावर्स को क्रॉस कराया गया। द प्रोजेनी ऑल बोर वायलेट फ्लावर्स। अब जो प्रोजेनी हुई वो सारी की सारी वायलेट फ्लावर्स वाली हुई। दैट मीन्स इससे क्या पता चल रहा है, इस लाइन से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो वायलेट ट्रेट है वो डोमिनेंट है। तो इसलिए हम यहाँ पे वायलेट के लिए कैपिटल W यूज़ कर लेते हैं एंड वाइट के लिए हम यहाँ पे स्मॉल w यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमें यहाँ पे क्या बताना है कि द प्रोजेनी ऑल बोर वायलेट फ्लावर्स बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट। यानी जब इस दोनों को क्रॉस कराया गया, है ना, टॉल वायलेट को शॉर्ट वाइट के साथ जब क्रॉस कराया गया तो जो प्रोजेनी मिली वो टॉल भी मिली। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वेयर शॉर्ट, यानी कि कुछ शॉर्ट भी है और कुछ टॉल भी है। दो टाइप की प्रोजेनी हमें मिल रही है ना, और दोनों वायलेट है, यानी कि टॉल वायलेट एंड शॉर्ट वायलेट। ये 2 टाइप की प्रोजेनी हमें मिल रही है F1 प्रोजेनी में। तो हमें बताना है दिस सजेस्ट दैट द जेनेटिक मेकअप ऑफ द टॉल पेरेंट। ये जो टॉल पेरेंट है इसका जेनेटिक मेकअप क्या होगा, यानी कि जीनोटाइप क्या होगा, ये हमें बताना है। तो हम अगर सपोज कर लेते हैं कि इसमें दोनों ही प्योर टॉल अलील प्रेजेंट हैं, होमोजाइगस अलील अगर प्रेजेंट होता तो इससे जो बनेगा गैमिट वो तो बनेगा TW, और इससे जो गैमिट बनेगा वो बनेगा स्मॉल t स्मॉल w। इससे जो प्रोजेनी होगी वो क्या होगी, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल W स्मॉल w, यानी कि टॉल वायलेट। एक ही तरह की प्रोजेनी हमें मिल रही है। दैट मीन्स क्या कि हमने देखा भी था एक कैरेक्टर की मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ही मैंने ये बताया भी था कि जब होमोजाइगस पेरेंट मेटिंग करते हैं, जब होमोजाइगस पेरेंट की मेटिंग होती है तो हमें सिर्फ एक टाइप का अलील्स मिलता है, एक टाइप का गैमिट बनता है। लेकिन जब हेट्रोजाइगस पेरेंट हो तो हमें 2 टाइप का एलील्स मिलेगा, 2 टाइप के गैमिट्स बनेंगे, एक T बनेगा और एक स्मॉल t बनेगा, राइट। तो दैट मीन्स यहाँ पे भी हेट्रोजाइगस पेरेंट है क्योंकि शॉर्ट वायलेट भी हमें मिल रहा है ना। जब होमोजाइगस पेरेंट होगा तो हमें सिंगल पेरेंट मिलेंगे F1 प्रोजेनी में, F1 जनरेशन में, और जब हेट्रोजाइगस पेरेंट होगा तभी हमें 2 तरह का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, आप इस बात को देख भी सकते हैं। लुक एट दिस, यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल W, ये एक प्रोजेनी हो गई।
दूसरा को हमने यहाँ पे क्रॉस कराया इस तरह से। अब इससे जो गैमेट बनेगा दो टाइप का बनेगा, एक इसके साथ एक इसके साथ, टी डब्लू स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू, ये दो तरह के गैमेट यहाँ पे बनेंगे और इससे सिर्फ एक बनेगा क्योंकि होमोजाइगस पेरेंट है, स्मॉल टी स्मॉल डब्ल्यू। अब इससे जब क्रॉस होता है तो हमें मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, ये टॉल वायलेट। और इससे जब बनेगा तब हमें मिलेगा शॉर्ट और कैपिटल डब्ल्यू प्रेजेंट है इसलिए वायलेट। अब देखिए आप क्वेश्चन पढ़िए, द प्रोजेनी ऑल बोर वायलेट फ्लावर्स, इसमें भी वायलेट कलर है इसमें भी वायलेट कलर है, जितनी भी प्रोजेनी हुई सब वायलेट फ्लावर्स वाले हैं, लेकिन ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वर शॉर्ट, टॉल भी है शॉर्ट भी मिला। दैट मीन्स कि आपको ये पूछ रहा है यहाँ पे कि इस टॉल प्लांट का जेनेटिक मेकअप क्या होगा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन में कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल डब्ल्यू, सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A study found that children with light colored eyes are likely to have parents with light colored eyes। एक स्टडी में ये पाया गया कि जिस बच्चे की लाइट कलर्ड आइज है उसके पेरेंट भी लाइट कलर ही होंगे, लाइकली, है ना, ये ऐसा पाया गया। ऑन दिस बेसिस कैन वी से एनीथिंग अबाउट वेदर लाइट आई कलर ट्रेट इज डोमिनेंट और रिसेसिव। क्या हम सिर्फ इस बेसिस पे बता सकते हैं कि लाइट आई कलर जो है वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है? तो बिल्कुल नहीं बता सकते फ्रेंड्स, क्योंकि हम सिर्फ एक जेनरेशन को स्टडी करके हम ये डिसाइड ही नहीं कर सकते, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनका भी कैरेक्टर हम में देखने को मिलता है ना। ये जो आई कलर है हो सकता है कि ये मेरे पेरेंट्स का कलर नहीं हो, ये हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से आया हो मेरे में। तो सिर्फ एक जेनरेशन को स्टडी करके हम ये नहीं पता कर सकते, ठीक है, क्योंकि हमें जीनोटाइप तो पता है नहीं, और जीनोटाइप दो तरह के हो सकते हैं। हो सकता है कि लाइट कलर आई उसके पास हो सकता है कि दोनों कैपिटल एल हो, लाइट कलर हो, है ना, या फिर कैपिटल एल स्मॉल एल अलिल्स हो, या फिर स्मॉल एल हो, है ना, यानी कि दोनों डोमिनेंट भी हो सकता है, एक डोमिनेंट हेट्रोजाइगस भी हो सकता है और होमोजाइगस रिसेसिव अलिल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी अलिल्स प्रेजेंट हो सकता है। तो हम इस इंफॉर्मेशन से ये नहीं पता कर सकते, इसी बात को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। सो दैट इज नो, वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट वेदर द लाइट आई कलर ट्रेट इज डोमिनेंट और रिसेसिव। दिस इज बिकॉज टू कॉपीज ऑफ अ ट्रेट आर इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ पेरेंट, दो कॉपीज इनहेरिटेड होती है, एक फादर से और एक मदर से। एंड अनलेस वी नो द जीनोटाइप ऑफ द ट्रू आई कलर ट्रेट, जब तक हम उसके जीनोटाइप का नहीं पता चलता है, हम ये नहीं बता सकते कि कौन डोमिनेंट और कौन रिसेसिव है। ओके, सो वी नीड टू स्टडी एट लीस्ट 3 generations टू फाइंड इफ अ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक इज डोमिनेंट और रिसेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटलाइन अ प्रोजेक्ट विच एम्स टू फाइंड द डोमिनेंट कोट कलर इन डॉग्स। अब यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट आउटलाइन करनी है, बताना है कि डोमिनेंट कोट कलर डॉग्स में, उसको फाइंड करने के लिए एक प्रोजेक्ट करना है, यानी कि आपको एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस यहाँ पे परफॉर्म करके बताना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, डोमिनेंट कोट कलर, हम दो तरह के कोट ले लेते हैं, दो तरह के आप कलर ले लेते हैं। एक हमने ले लिया ब्लैक होमोजाइगस मेल डॉग, ठीक है। कोट कलर उसका ऊपर की जो खाल होती है ना, उसको कहा जाता है कोट। तो एक ये हमने ले लिया, और दूसरा हम ले लेते हैं वाइट होमोजाइगस फीमेल डॉग। अब इस दोनों की जब हम क्रॉसिंग कराएंगे तो इसके लिए हमने यहाँ पे जीनोटाइप ले लिया BB, और इसके लिए हमने ले लिया स्मॉल b, ठीक है। अब इस दोनों की जब क्रॉसिंग होगी, इससे गैमेट बना कैपिटल B, इससे गैमेट बना स्मॉल b, इन दोनों से जो प्रोजेनी बनी हमें F1 जो मिला वो मिला ब्लैक कलर, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये जो ब्लैक कलर है वो क्या है, डोमिनेंट है, ठीक है। यही F1 से हमें ये पता चल गया कि ब्लैक कलर जो है वो डोमिनेंट है। तो इसी बात को आपको वहाँ पे लिख देना है, किस तरह से हम ये फाइंड करेंगे। टू डिटरमाइन द डोमिनेंट कोट कलर इन डॉग्स वी टेक 2 कलर्स ऑफ कोट, ब्लैक एंड वाइट। द होमोजाइगस ब्लैक मेल डॉग, द ब्लैक होमोजाइगस मेल, यहाँ पे आप लिखोगे ब्लैक होमोजाइगस
ठीक है, ब्लैक होमोजाइगस मेल डॉग इज क्रॉस्ड विद वाइट होमोजाइगस फीमेल डॉग एंड द कोट कलर इन द रिजल्टिंग प्रोजेनी इज स्टडीड। दोनों को क्रॉस कराया गया और उसकी स्टडी की गई। तो हमें दो तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर सारे के सारे ऑफस्प्रिंग ब्लैक कोटिंग वाले होते हैं तो दैट मीन्स कि ब्लैक डोमिनेंट है, और अगर ब्राउन होते हैं तो ब्राउन विल बी डोमिनेंट। बस इतना लिख देना है और ये आपको यहाँ पे बना लेना है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, हाउ इज द इक्वल जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट इंश्योर्ड इन द प्रोजेनी। फिर से वही क्वेश्चन है दूसरे तरीके से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये करना है बिल्कुल। यहाँ पे भी वही पूछा जा रहा है कि मेल एंड फीमेल में इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे होता है किसी प्रोजेनी में, यानी कि हाफ फ्रॉम मेल पेरेंट एंड हाफ फ्रॉम फीमेल पेरेंट। ये कंट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो ये एक कंप्लीट इसमें ऑफस्प्रिंग में जेनेटिक मटेरियल पास ऑन होते हैं, ये किस तरह से होता है। तो यहाँ पे भी आपको बिल्कुल सेम आंसर करना है। क्या होता है भाई, हम जानते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो गैमेट्स बनते हैं, और गैमेट्स बनता है तो क्रोमोसोम नंबर जो हो जाता है बिकम्स हाफ, ये हाफ हो जाते हैं। इच गैमेट कंटेन्स ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो फादर्स के पास एक सेट होता है एंड दूसरा सेट जो होता है वो मदर के पास होता है, और यही दोनों जब फ्यूज करते हैं, है ना, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, इन दोनों का जब फ्यूजन होता है तो दोनों मिल करके एक कंप्लीट जाइगोट बन जाता है। इस तरह से जो है इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन इंश्योर्ड होता है प्रोजेनी में, ठीक है। तो इसी बात को आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, और इसके साथ भी आपको वही डायग्राम बनाना है जो सेक्स डिटर्मिनेशन में दिया हुआ है, ठीक है। द इक्वल जेनेटिक कंट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स इज इंश्योर्ड इन द प्रोजेनी थ्रू द इनहेरिटेंस ऑफ इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। हमें डिफाइन करना है कि किस तरह से होता है। तो हम जानते हैं कि 23 पेयर्स होते हैं, जिसमें से 22 पेयर जो है ऑटोसोम होता है, और लास्ट का पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो कि फीमेल और मेल में डिफरेंट होता है। फीमेल में ये XX होता है और मेल्स में XY होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ड्यूरिंग जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन से पहले आप यहाँ पे कंसिडर कर रहे हो कि जेनेटिक गैमेट फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन जब होता है तो मेल गैमेट यानी कि हैप्लॉइड हाफ हो चुका है नंबर, ठीक है। मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज करता है, वो भी हैप्लॉइड है, और डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। दस द जाइगोट रिसीव्स एन इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स। मेल पेरेंट्स में 22 ऑटोसोम्स होते हैं और एक लास्ट पेयर या तो X होगा या Y होगा, एंड फीमेल पेरेंट्स कंट्रीब्यूट 22 ऑटोसोम्स एंड 1 X क्रोमोसोम। इस तरह से इक्वल जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन इंश्योर्ड होता है, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। सारे के सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए अब हम NCERT एग्जाम्पलर के साथ जल्द से जल्द मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।